पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। ये कुछ तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर ममता बनर्जी आपको मार्च करती हुई नजर आ रही हैं और एक चुनावी आहट नहीं, बल्कि इसे एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट इस समय ममता बनर्जी कर रही हैं उसको लेकर के बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी का जो सीधा आरोप है कि बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों को जानबूझ करके काम करने से ममता बनर्जी जो है वो रोक रही हैं और संवैधानिक जो मर्यादा है उसको ताक पर रखा जा रहा है। अब इस पूरी गहमा गहमी के बीच में दिल्ली के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के तूफानी दौरे के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के मोर्चे पर कमान अपना संभाला है। नड्डा का 2 दिवसीय दौरा सिर्फ रैलियों और जनसभाओं का के नाम बस नहीं है, बल्कि ये तृणमूल के उस किले में सींध लगाने की एक गहरी व्यू रचना है जिसमें ममता बनर्जी अपना अभेद्य दुर्ग मानती है। जेपी नड्डा न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, बल्कि मन से टीएमसी सरकार की खामियों को उजागर कर एक आक्रामक नैरेटिव भी जो है वो सेट करने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। There were 3 states who had disallowed Ayushman Bharat. One was Orissa. Naveen Babu said Hobera. In Orissa, people rejected and Lotus blossomed there, and now they have an Ayushman Bharat. The another state was Delhi. Kejriwal, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. दिल्ली ने कह दिया तुम ही नहीं चाहिए. और it's not a ray of hope. I have full confidence that West Bengal में भी होबे ना को होबे, होबे, होबे. और यहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत आएगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये आपसे मैं जरूर कहूंगा। तो कह सकते हैं कि आज बंगाल की बिसात पर एक तरफ है ममता बनर्जी का खेला होबे का संकल्प, तो वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी का सोनार बांग्ला और परिवर्तन का मिशन। सियासतदान अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। जेपी नड्डा के इस पूरे दौरे और एजेंसियों की कार्रवाई ने बंगाल चुनाव को एक ऐसे मोड़ पर लाकर के अब खड़ा किया जहां आने वाला हर एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक नई कहानी को उकेरने वाला है। अक्षय राय पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। अक्षय, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, ममता बनर्जी कैसे प्रोटेस्ट कर रही हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे दस्तावेज लेकर के फाड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कमर पहले से कस चुकी है। जाहिर है बीजेपी ये पहले से जानती थी कि ईडी की कार्रवाई होगी तो ममता बनर्जी की तरफ से जो है तमाम बातें कही जाएगी। बीजेपी बिल्कुल रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण इस समय ममता बनर्जी के लिए अपने किले को बचाना है। और देखिए निश्चित रूप से स्थिति तो गंभीर है ही ममता बनर्जी के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय राजनीति में चाणक्यों की भूमिका अगर देखी जाए और गिने चुने नाम गिने जाए तो निश्चित रूप से 2014 के बाद बीजेपी ने लगभग हर किला फतह कर लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो किला है वो अभी तक ममता बनर्जी ने अपनी बदौलत बचाया हुआ है। एक तो उनका वोट बैंक, दूसरी तरफ जिस तरह से आक्रामक तरीके से प्रचार करती है, जनता के बीच में जिस तरह से उनकी पकड़ है, वो पश्चिम बंगाल को अलग एक रणभूमि क्षेत्र के रूप में बदलता है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जिस तरह से आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर कई सौगातों की बौछार लगाई। एक तरफ से कहा जा सकता है कि बंगाल फतह के लिए बीजेपी ने हर वह हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। बीजेपी चुनावी मोड में, मिशन में हमेशा रहती है। बंगाल उसके लिए एक अबुझ पहली जरूर बना हुआ है, लेकिन पिछली बार अगर देखा जाए तो 2020 में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई। 3 सीटों से लेकर के 73 सीटों का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया और अब बीजेपी का सपना यही है कि किसी तरह से बीजेपी की जो सत्ता हासिल करने की कवायद है उसको पूरा किया जा सके। साफ तौर पर है कि अब जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है आईपीएसी ऑफिस पर, उसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर उतर रही है, दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक लगातार जिस तरह से आक्रामक प्रचार और खास करके गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। जेपी नड्डा ने आज तय कर दिया कि जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई,
दिल्ली में लागू नहीं की गई, उड़ीसा में लागू नहीं की गई। जनता ने दिल्ली में और उड़ीसा में जवाब दे दिया है। अब पश्चिम बंगाल की बारी है, वहां पर कमल खिलेगा। यानी कि कमल खिलाने के लिए एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी हर रणनीति अपनाने को तैयार दिखती है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है और दूसरी बात यह कि स्वास्थ्य मंत्री भी है, इसलिए आयुष्मान भारत योजना को उन्होंने केंद्र में रखा है। कहा जा सकता है कि अभी कुछ दिन बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे, जहां पर कि एक बहुप्रतीक्षित जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वहां से रवाना गुवाहाटी के लिए की जाएगी और गुवाहाटी से एक ट्रेन पश्चिम बंगाल के लिए हावड़ा के लिए रवाना की जाएगी। हरी झंडी प्रधानमंत्री उसको दिखाने वाले हैं। उससे भी राजनीति कहीं न कहीं बदलने की कोशिश होगी। साफ तौर पर है कि पश्चिम बंगाल चुनाव और आसाम चुनाव बीजेपी के लिए इस बार निश्चित रूप से कैसे हैं लिटमस टेस्ट होने जा रहा है और कवायद यही की जा रही है कि इस बार किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल की सत्ता में वापसी अपनी कराई जा सके। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो नेतृत्व रहा है, बीजेपी आरोप लगाती रहे कि वहां पर तुष्टीकरण, साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से लगातार क्राइम रेट्स बढ़े हैं, वो निश्चित रूप से बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को पोल खोलता है। बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर के, महिलाओं के आत्मसम्मान, राष्ट्र के सम्मान को लेकर के, रोहिंग्या के मामले को लेकर के लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार को घेर रही है। देखना दिलचस्प यही होगा कि जो बीजेपी कवायद कर रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने 2020 में अपने पाले में लाया, उसके बाद तमाम बड़े नेता टीएमसी छोड़ करके यहाँ पर आए। एक मामला आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का निर्माण करने की कवायद की गई। हालांकि वो पहले बीजेपी एमएलए रह चुके थे जहांगीर, लेकिन वो बाद में टीएमसी में भी शामिल हुए थे। उन्होंने अब टीएमसी से अपनी विदा ले ली है, उनका एक अलग फ्रंट है। अब कहीं ना कहीं जो एक कवायद है बीजेपी की कि ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में उन्हीं के मुद्दों पर घेरा जा सके और साथ ही साथ राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, धार्मिक तुष्टीकरण का मुद्दा है और साथ ही साथ जिस तरह से एक तरफ से कहा जाए कि सोमनाथ मंदिर का उजारण या फिर साथ ही साथ तमाम जगह धार्मिक अनुष्ठान जो किए जा रहे हैं, सनातन संस्कृति को जिस तरह से भाजपा कहती है कि वो बचाने का प्रयास कर रही है, पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अब देखना ये दिलचस्प यही होगा कि जातिगत राजनीति वहां पर हावी होती है, राष्ट्रवाद हावी होता है, या फिर ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, या फिर जो बंगाल मानूस की बात वो लगातार कहती रही हैं, वो मुद्दा वहां पर हावी होता है। माना जाता है कि लोकल फैक्टर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में हावी रहता है। अगर बीजेपी उसको आधार बनाकर आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से अक्षय, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो ओवरऑल बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फोकस करती है, लेकिन विधानसभा चुनाव जब भी किसी राज्य में होता है उनके अपने मुद्दे होते हैं और उसे ही सैनिटाइज करने की कोशिश की जाती है। वेस्ट बंगाल का जहां तक सवाल है, तो क्या जो बंगाल के लोग हैं, अब तक जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी आगे थोड़ी बहुत जरूर बढ़ी है और फिर शुभेंदु अधिकारी भी इस बार बीजेपी के साथ हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि इसका फायदा होगा? और दूसरी चीज जो इस समय ममता बनर्जी कर रही हैं, उन्हें पता है कि प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, वो जिस तरीके से मार्च कर रही हैं, इसका सेंटिमेंटल असर बंगाल के लोगों पर पड़ सकता है। क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी इस प्रोपेगेंडा को जानती हैं, समझती हैं, बूझती हैं और यही वजह है कि इस बार फिर से लोगों को लेकर के सड़कों पर वो उतर गई? देखिए शिखा, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दो अलग अलग मुद्दे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव जब भी होता है लोकल मुद्दों पर ज्यादा असर डालता है। बिहार चुनाव आपने देखा। अच्छा अक्षय, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। अक्षय, आप अपनी जवाब को खत्म कीजिए प्लीज। देखिए सीधा सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव और जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। निश्चित रूप से 2014 के बाद आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव जब भी होता है राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहता है, वहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं एज मिलता है। हालांकि कुछ मुद्दे जरूर 2024 के चुनाव में अलग दिखे, जिसका कि निगेटिव इम्पैक्ट भी बीजेपी पर पड़ा, खास करके यूपी और बिहार में। लेकिन दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है और वहाँ का जो जाति समीकरण के साथ साथ जो बंगाल अस्मिता की बात लगातार ममता बनर्जी उठाती रही हैं, वो कहीं ना कहीं एज फैक्टर के रूप में काम करता है। वो बीजेपी अगर काटने में कामयाब हो गई। दूसरा नंबर के एसआईआर का मुद्दा भी निश्चित रूप से वहां पर हावी रहा है और जिस तरह से लगातार टीएमसी ने इसका प्रतिरोध किया, लगातार जिस तरह से निर्वाचन आयोग में शिकायतें दर्ज कराई, वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा मुझे लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब वोट बैंक किसका कटा है किसका नहीं कटा है वो एक बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार
बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए, मुख्यमंत्री के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि इस बार स्थिति अलग है। बीजेपी अपने आप को बेहतर पोजीशन में पा रही है, लेकिन कहते हैं कि ममता बनर्जी का जो काट है अभी तक कुछ मुद्दों को लेकर के बीजेपी ढूंढ नहीं पाई है। अगर वो ढूंढने में कामयाब होगी तो शायद फतह हो सकती है। तो देखिए इस समय बीजेपी वर्सेस टीएमसी जो है वो पूरी तरीके से नज़र वेस्ट बंगाल में आता है। और क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी बार बार यही कह रही हैं कि ये बीजेपी की तरफ से किया गया है, वहीं ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और आईपैक का जो मामला रहा उसमें लगातार ईडी की तरफ से रेड पड़ी। अब जैसे ही ये रेड पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आती हैं, उनके साथ उनके समर्थक होते हैं और ये यहाँ पर हल्ला बोल करते हुए आपको ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सरजमी पर नजर आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस मार्च का जो असर है वो पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव पर किस तरीके से भारी पड़ सकता है। क्या इमोशनल फ्रंट से ममता बनर्जी खुद को वेस्ट बंगाल में एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं? क्या एक इमोशनल गेम है जो खेलने की कोशिश ममता बनर्जी द्वारा हो रही है? और अगर ममता बनर्जी पूरी तरीके से सही हैं तो फिर इतना हल्ला बोल क्यों? ईडी अगर कार्रवाई कर भी रही है, अगर कोई शक शुबा है तो सीधा सीधा ईडी जो है वो अपना काम करता और पूरी तरीके से आईपैक अगर सही होता तो उसे क्लीन चिट दे दी जाती। लेकिन ममता बनर्जी का इंटरफेरेंस यही अब बीजेपी का बन गया है सवाल। जी अक्षय। और देखिए साफ तौर पर है कि जिस तरह से बीजेपी वहां पर आक्रामक तरीके से अपनी प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से ममता बनर्जी ने ईडी के मामले को उठाया है, आपने देखा होगा कि जब भी ईडी एंट्री करती है ममता बनर्जी उसके खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर लेती हैं और उसके बाद बीजेपी के पास मुद्दा ये बन जाता है कि फिर सेंट्रल एजेंसियों का अपमान पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। आपने पिछले भी दौर में देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी, ये कोशिश बीजेपी ने किया कि ईडी के टीम को बंधक बनाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस रही है और ईडी आमने सामने आ गई थी और उसको लेकर के चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से स्पष्टीकरण दिया था कि ये दो एजेंसियों का मामला नहीं है, वहां पर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा जा रहा है और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन सीखा सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे मामले आते हैं कहीं ना कहीं जो राजनीतिक और प्रतिद्वंदी होते हैं वो अपनी बिसात बिछाने में लग जाते हैं और ममता बनर्जी इस मामले में एक्सपर्ट्स मानी जाती हैं। वो जन भावनाओं को किस तरह से अपने पाले में करना है, ममता बनर्जी बेहतर तरीके से इसके लिए जानी जाती हैं और यही वजह रही है कि लंबे वर्ष तक वो लगातार शासन सत्ता में है। कांग्रेस के और खास करके जिस तरह से वामपंथी सरकार के गिरावट के बाद ममता बनर्जी ने एक किला जो अपना अभेद बनाया हुआ है, बीजेपी का अब लक्ष्य यही है कि किसी तरह से उसको भेदा जा सके। इसीलिए बड़े नेताओं के दौरे लगातार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा वहां का जो बीजेपी लीडरशिप है सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, वो भी कोशिश कर रहा है। दिलीप घोष का जो बयान आया था शिखा, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान से राजनीति नहीं पलटी जा सकती है, उसके लिए स्थानीय मुद्दे खोजने होंगे। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टारगेट यही है कि स्थानीय मुद्दे खोजे जाए। बंगाल जो अस्मिता की बात कही जा रही है, जो ममता बनर्जी कहती रही हैं, उसका काट खोजा जाए और उसके बाद बीजेपी के लिए चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन विकास की परियोजनाओं की बदौलत भाजपा मुझे लगता है कि जीत के रथ पर सवार होना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कितना सफलता उनको मिलती है। शिखा। बिल्कुल। तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें हैं वो पल पल अब बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कर रही हैं मार्च, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मार्च को बना रही है मुद्दा। जेपी नड्डा अब से कुछ ही दिनों पहले पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल में और जो अलग अलग मुद्दे हैं उसको लेकर के जेपी नड्डा ममता बनर्जी पर बरसते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन ममता बनर्जी का अगला गोल क्या हो सकता है, क्योंकि कवायद है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चुनाव जीतने की कोशिश यही है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो एक बार फिर से वेस्ट बंगाल में शुरू हो चुका है। लेकिन अक्षय, हमने देखा है कि जिस तरीके से बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट का काम करती है, आरएसएस की भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में उन मुद्दों को पकड़ना, ये आप और हम शायद आज ये सोच रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन गया है, ममता बनर्जी कितने
किस तरीके से चुनौती बीजेपी को दे सकती हैं, लेकिन बीजेपी अपने माइक्रो मैनेजमेंट के साथ इस समय जमीन पर होगा। लेकिन ममता बनर्जी भी उसको चुनौती देने के लिए पूरी कोशिशें इस समय कर रही है, और शायद ये सेंटिमेंटल गेम ही है कि ममता बनर्जी जब मार्च के लिए पहुंचती हैं तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे चलते हैं। और देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट न सिर्फ टीएमसी का बेहतर हुआ है, बल्कि बीजेपी ने भी माइक्रो मैनेजमेंट में सफलता हासिल की है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2020 का चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों में बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें हासिल की। कुछ सीटों पर जरूर बीजेपी को निराशा हाथ लगी, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट और खास करके अमित शाह का जो वहाँ पर रणनीति था कुछ हद तक सफल भी होता हुआ दिखा है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी पर जिस तरह से विश्वास जताया जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसीलिए उनको ज़्यादा जिम्मेदारी भी दी गई है। हालांकि जो समीक भट्टाचार्य जो वहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी थोड़ी सी जो एक तरफ से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पहचान नहीं रही है, और वो थोड़ा सा एक लूज कड़ी बीजेपी के लिए हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अभी तक बीजेपी के लिए मुफीद दिख रहा है, लगातार आरएसएस से कार्यकर्ता बूथ वाइज लगातार मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ छोटे कार्यकर्ताओं को अलग अलग राज्यों से बीजेपी ने वहां पर पहुंचा दिया है, और लगातार बूथ मैनेजमेंट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से वहां के वोटर्स को टर्न आउट बीजेपी के पक्ष में किया जा सकता है, इसके लिए कवायदें शुरू हो चुकी है। इसीलिए एक तरफ से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं रह गया है। बीजेपी ने उसको एक राष्ट्रवाद से जोड़ना शुरू कर दिया है, वहां के जो सरकार की खामियां हैं उसको जोड़ना शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वहां की जीडीपी को गिनाया जाना लगा है। जिस तरह अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार चलते हुए काफी समय हो गया, लेकिन वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम हुआ है, और जो 125 रुपए पर डे रोज कमाते थे आज से 25 साल पहले, वो 71 रुपए के आसपास आ गया है। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ बीजेपी की फौज, दूसरी तरफ सरकार की नाकामियां, और वहां पर जो फैक्ट्री बंद हुए हैं उसको लेकर के भी बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी विकास के रास्ते पर बढ़ करके पश्चिम बंगाल का चुनाव फतह करना चाहती है, और मुझे लगता है कि इसी कवायद के तहत तमाम नेताओं को लगाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाएं वहां पर नहीं पहुंच रही हैं, ये नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जनता के बीच में संवाद कराया जा रहा है, और मुझे लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का जिस तरह से रहा है, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए भी आसान नहीं होने जा रहा है। फाइट बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, और इसीलिए तो चुनाव होता है कि फाइट अच्छी हो, और यही दोनों पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इस समय कम से कम रणनीति वाइज देखने को भी अक्षर मिल रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए आपका।